नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। स्वागत है न्यूज पथ में। राह जिंदगी की हो या खबरों की, उसमें कई मोड़ आते हैं, कई रफ्तार होती है, कई पड़ाव होते हैं। जिंदगी से जुड़ी खबरों के साथ आपको लिए चलेंगे न्यूज पथ पर। हॉर्नो के प्लीज में बात होगी लुक बदलने के जानलेवा जुनून की। बताएंगे प्लास्टिक सर्जरी करवाने में क्या क्या सावधानियां बरतनी जरूरी है। सियासी ढाबे में कर्नाटक चुनाव का घमासान और योगी की हुंकार दिखाएंगे। तो सोशल अड्डा में भारतीय मजदूरों को परदेश में हो रही ज्यादा कमाई पर मंथन करेंगे। और प्रगति मार्ग में दिखाएंगे व्हाट्सएप की पढ़ाई से टॉपर बनाने वाले टीचर्स की कहानी। शुरू करते हैं न्यूज पथ का सफर। सबसे पहले ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी हैं और सोशल मीडिया पर भी हैं। इनसे आपका बाखबर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की है चर्चा। उत्तराखंड में सुबह 7:10 पर बद्रीनाथ धाम के कपाट खुल जाएंगे। इसके लिए वहां तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं। मंदिर को फूलों से सजा दिया गया है। वहीं भक्तों में भी इसे लेकर काफी उत्साह है। इससे पहले पिछले शनिवार को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुल गए थे, तो मंगलवार को केदारनाथ के कपाट खोले गए। अब सभी को बैकुंठ धाम के कपाट खुलने का इंतजार है। मान्यता है कि भगवान विष्णु यहां 6 महीने विश्राम करते हैं और 6 महीने भक्तों को दर्शन देते हैं। कर्नाटक में चुनाव प्रचार में जुटी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। ये वीडियो कांग्रेस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से जारी हुआ। इसमें प्रियंका डोसा बनाती नजर आईं। बताया गया कि वो मैसूर के एक मशहूर रेस्टोरेंट में नाश्ता करने के लिए पहुंची थीं। इसी दौरान उन्होंने कुछ डोसे बनाए। इस मौके पर वहां हंसी मजाक भी देखने को मिला। वहीं अपने दौरे में प्रियंका ने श्रृंगेरी शारदा पीठ में दर्शन भी किए। राजस्थान के पाली में एक शादी सुर्खियों में आ गई। दरअसल यहां ओम प्रकाश नाम के एक दूल्हे की बारात बैलगाड़ी पर निकली। इसके जरिए पर्यावरण बचाने का संदेश दिया गया। इसका मकसद शादियों में बेवजह का खर्च रोकना भी था। ऐसे में पुरानी परंपरा से बारात को बैलगाड़ी में ले जाने का फैसला लिया गया। इसके लिए आधा दर्जन बैलगाड़ियां सजाई गईं, साथ ही बैलों के गले में घुंघरू बांधे गए। बताया गया कि इस बारात में करीब 100 लोग शामिल हुए। राजस्थान के उदयपुर में एक शख्स ने अपनी खराब हुई कार सड़क पर गधों से खिंचवाई। दरअसल कार के मालिक राजकुमार ने कार शोरूम से नाराजगी जताने के लिए ऐसा किया। उनकी माने तो उन्होंने महंगी कार करीब 19 लाख रुपए में खरीदी थी, लेकिन कार खरीदने के 1.5 महीने के अंदर ही कार में एक के बाद एक दिक्कत आती रही। इतना ही नहीं, राजकुमार के मुताबिक हद तो तब हो गई जब उनकी कार अपनी ही सगाई के समय ससुराल के सामने ही बंद हो गई। इसके बाद नाराज राजकुमार ने कंपनी के सर्विस सेंटर को फोन कर कार ले जाने को कहा, पर दावा है कि कर्मचारियों ने इस पर भी टाल मटोल शुरू कर दी। इससे नाराज राजकुमार ने अपनी कार को गधों से खिंचवा दिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर पनामा पहुंचे, जहां उनका भारतीय अंदाज में स्वागत हुआ। इस दौरान वो भारतीय समुदाय के कार्यक्रम में शरीक हुए, जहां हिंदी गानों के साथ रंगारंग प्रोग्राम हुआ। वहीं अपने दौरे में जयशंकर ने मंदिर में पूजा भी की। एशियाई देश कंबोडिया में भारत सरकार की पहल पर एक आर्टिफिशियल लिम्ब कैंप का आयोजन किया गया। इसमें 650 दिव्यांगों को कृत्रिम अंग लगाए गए। इससे उन्हें एक नई जिंदगी मिली। ये खुशी मिलने के बाद दिव्यांग भी काफी खुश दिखे। कोई अपने पैरों पर खड़ा हो गया तो किसी ने अपने हाथ से पानी पिया, जिससे उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है, और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसीलिए ऑन बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी हो जाती है। और आज की यह खबर लुक बदलने के जानलेवा जुनून यानी कि प्लास्टिक सर्जरी से जुड़ी हुई है। सुंदर दिखने के लिए सर्जरी कराने का चलन तेजी से बढ़ा है। आंख, नाक या फिर चेहरे को परफेक्ट शेप देने के लिए सर्जरी कराना अब सिर्फ अमीर लोगों का ही शगल नहीं रहा, बल्कि मिडिल क्लास भी इसमें हाथ आजमा रहे हैं। लेकिन 2 घटनाएं ऐसी हुई हैं जो शौकिया प्लास्टिक सर्जरी को लेकर सतर्क करती हैं।
अमेरिका की एक मॉडल और कनाडा के एक एक्टर की प्लास्टिक सर्जरी के बाद जान चली गई और इसीलिए सर्जरी पर सावधानी वाला हॉर्न बजाना जरूरी है। मौजूदा दौर में पूरी दुनिया और भारत में भी शरीर के अलग अलग हिस्सों की प्लास्टिक सर्जरी का चलन तेजी से बढ़ा है। हालांकि इसकी अपनी सीमाएं हैं, अपनी समस्याएं हैं और कई बार ये जानलेवा भी साबित हो सकता है। अमेरिका की एक जानी मानी मॉडल क्रिस्टीना, जिसे एक्ट्रेस किम कार्दाशियन की तरह दिखने का जुनून था, उसने कई प्लास्टिक सर्जरी करवाई, लेकिन कुछ दिन पहले सर्जरी के बाद हार्ट अटैक की वजह से उसकी मौत हो गई। ये अकेला मामला नहीं है। बीटीएस सिंगर की तरह दिखने की चाहत में कनाडा के एक्टर सेंट वॉन कोलुची ने बेहिसाब सर्जरी करवाई, लेकिन इन्फेक्शन की वजह से 3 दिन पहले ही उनकी जान चली गई। हाल ही में हुई इन दोनों घटनाओं को देखते हुए जरूरी है कि प्लास्टिक सर्जरी को लेकर सावधानी वाला हॉर्न बजाया जाए। पहले आपको बताते हैं कि एक्टर सेंट वॉन कोलुची के साथ क्या हुआ। जो बीटीएस सिंगर जिमिन जैसा दिखना चाहता था, लुक बदलने के लिए उसने 12 प्लास्टिक सर्जरी करवाई, जिसमें करोड़ों रुपए खर्च हुए। लेकिन सर्जरी और इम्प्लांट्स की वजह से इन्फेक्शन हो गया और डॉक्टर्स उनको बचा नहीं सके। सेंट वॉन कोलुची की तरह बहुत लोग होंगे जिन्हें अपने लुक या जॉ लाइन या फिर चिन की शेप पसंद नहीं होगी और वो उसे बदल लेना चाहते होंगे, लेकिन सर्जरी को लेकर उन्हें बेहद सावधान रहने की जरूरत है। इसके क्या खतरे हो सकते हैं, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले अमेरिका की मॉडल क्रिस्टीना के साथ क्या हुआ, उसे भी जरा समझ लीजिए। 34 साल की ये मॉडल एक्ट्रेस किम कार्दाशियन की तरह दिखती थी, लेकिन अपने लुक को और बेहतर बनाने के लिए क्रिस्टीना ने प्लास्टिक सर्जरी करवाई। बताया जा रहा है कि सर्जरी की प्रक्रिया से उबरने के दौरान उसे हार्ट अटैक हुआ और उसकी मौत हो गई। इन दो मामलों से प्लास्टिक सर्जरी को लेकर चिंता होना लाजमी है, लेकिन ऐसा नहीं कि सर्जरी के बाद हर मामले में जान का ही खतरा हो। कई बार नतीजे गड़बड़ हो जाते हैं। अमेरिका की एक मॉडल जेनिफर पैम्पलोना ने किम कार्दाशियन की तरह दिखने की चाहत में कई प्लास्टिक सर्जरी करवाई और अपने मकसद में कामयाब भी रही। लेकिन एक वक्त वो भी आया जब उनको कार्दाशियन वाले लुक से कोफ्त हो गई। जब उन्होंने वापस अपना लुक हासिल करने के लिए सर्जरी करवाई तो चेहरा बिल्कुल खराब हो गया। प्लास्टिक सर्जरी के ऐसे हादसे अनगिनत हैं और जाने माने लोगों के साथ ये कहानी दोहराई जा चुकी है। लेकिन ज्यादा चिंता इस बात की है कि जान खतरे में न पड़े। इसलिए अगर सर्जरी का इरादा है तो सबसे पहले सर्जन की विशेषज्ञता के बारे में अच्छी तरह जान समझ लें। पूरे टेस्ट के बाद और स्वस्थ होने की सूरत में ही सर्जरी के लिए सोचें और ध्यान रखें कि इस दौरान कई समस्याएं आ सकती हैं, मसलन खून निकलना, दर्द और असहजता, संक्रमण और सर्जरी के निशान का रह जाना। इसमें ज्यादातर समस्याएं डॉक्टर ठीक कर देते हैं, लेकिन कई बार मन माफिक नतीजे नहीं मिलते और हालत खराब भी हो जाती है। इसलिए सिर्फ शौकिया तौर पर प्लास्टिक सर्जरी कराने से पहले कई बार सोचें। फैसला कर लिया हो तो अच्छे सर्जन से मिले, सर्जरी के साइड इफेक्ट के बारे में पूरी जानकारी जुटाएं और उसके बाद ही कदम आगे बढ़ाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। प्लास्टिक सर्जरी या कॉस्मेटिक सर्जरी, कब, कहां, कैसे कराई जाए, सर्जरी को लेकर क्या सावधानी बरतनी चाहिए, इसे हमने समझा डॉक्टर अनुपमा चौधरी से। लोग पैसे बचाने के लिए ये सर्जरीज, जो कॉस्मेटिक सर्जरीज आजकल काफी कॉमन है, वो किसी से भी करा लेते हैं। दे डू नॉट चेक दैट ये कोई डॉक्टर है, सर्टिफाइड प्लास्टिक सर्जन है या नहीं है। कॉस्ट कटिंग के लिए छोटे मोटे सेंटर्स पे जाते हैं जहां पे पेशेंट का प्रॉपर इवैल्यूएशन भी नहीं होता है। सो दैट रिजल्ट्स इन दी साइड इफेक्ट्स एंड कॉम्प्लिकेशंस। किसी अच्छे सेंटर पे सर्टिफाइड सर्जन से कराने में बहुत कम चांसेस हैं कि कोई कॉम्प्लिकेशन हो। अगर पेशेंट कॉस्मेटिक सर्जरी के लिए आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है वो किसी रीजन से डिससैटिस्फाइड है। तो पेशेंट की सेटिस्फैक्शन को कंप्लीट करने के लिए हमें सिर्फ सर्जरी नहीं देखनी है, नॉन सर्जिकल मेथड्स भी होते हैं। तो अगर आपका कोई डॉक्टर जिसके पास आप जा रहे हैं वो क्वालिफाइड है तो वो आपको हर एक चीज के बारे में बताएगा। लेकिन अगर आप किसी नॉन डॉक्टर रिलेटेड जो प्रैक्टिशनर्स हैं उनके पास जा रहे हैं, वो आपको केवल सर्जरी का बताएंगे, फिर उसमें रिस्क है। लेकिन कोई ऐसा अपर लिमिट सर्जरी के लिए नहीं होता है।
हर प्रोसीजर के बाद एक डूज एंड डोंट्स का लिस्ट पेशेंट को प्रोवाइड किया जाता है, जो कि उसे फॉलो करना होता है। रेगुलर फॉलोअप्स के लिए पेशेंट को बुलाया जाता है ताकि अगर कुछ कॉम्प्लिकेशन या साइड इफेक्ट हो भी जाए तो उसे अप्रोप्रिएट टाइम पे हैंडल कर लिया जाए। नेशनल मेडिकल डिवाइस नीति को मोदी सरकार ने दी मंजूरी और देश भर में 157 नए सरकारी नर्सिंग कॉलेजेस खोले जाएंगे। चलते हैं न्यूज एक्सप्रेस वे पर और जानते हैं देश की ऐसी ही कुछ और खबरें। सूडान में चल रहे ऑपरेशन कावेरी से जुड़ी भारत के लिए अच्छी खबर आई। दरअसल सूडान से निकाले गए 360 भारतीय सऊदी अरब से स्वदेश के लिए रवाना हुए। सूडान में जारी संघर्ष में फंसे इन सभी को वहां के बंदरगाह से सऊदी अरब के जेद्दाह बंदरगाह लाया गया। इसके बाद जेद्दाह एयरपोर्ट से उन्हें विमान के जरिए भारत लाया जा रहा है। केंद्र सरकार ने सूडान से भारतीयों को लाने के इस अभियान को ऑपरेशन कावेरी नाम दिया। इसमें भारतीय दूतावास, नौसेना और वायुसेना लगातार जुटी हुई है। बीजेपी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन किया और बंगले की साज सज्जा के लिए 44 करोड़ रुपए खर्च करने के आरोपों का मुद्दा उठाया। बीजेपी ने कहा कि सब कुछ नहीं लेने वाले अब सब ले लेना चाहते हैं। वहीं आम आदमी पार्टी ने सफाई दी कि बीजेपी असल मुद्दों से भटकाने की कोशिश कर रही है। बिहार में पैरोल खत्म होने के बाद पूर्व सांसद आनंद मोहन सहरसा जेल लौट आए। इसी मामले में उनकी रिहाई पर हो रहे विवाद पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि कानून के हिसाब से कार्रवाई हुई। वहीं खुद आनंद मोहन ने कहा कि वो बाहर आकर इस पूरे मामले में अपना जवाब देंगे। इस बीच पटना में आनंद मोहन के समर्थकों ने हवन किया। नोएडा के 90 प्राइवेट स्कूल्स पर डीएम ने 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। आरोप है कि इन स्कूलों ने हाईकोर्ट का आदेश नहीं माना था और कोरोना काल में 15% फीस वापस नहीं की थी। इनमें गौतम बुद्ध नगर जिले के कई नामी स्कूल भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी सौराष्ट्र तमिल संगम के समापन समारोह में ऑनलाइन शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि तमिल सौराष्ट्र संगमम सरदार पटेल और सुब्रमण्यम भारती की देशभक्ति के संकल्पों का संगम है। इसके अलावा पीएम ने बताया कि भारत विविधता को विशेषता के रूप में जीने वाला देश है। यूपी के ग्रेटर नोएडा के रहने वाले अयान गुप्ता नाम के छात्र ने सिर्फ 10 साल की उम्र में ही 10वीं पास कर ली। उन्हें मंगलवार को जारी हुए नतीजों में 77% अंक हासिल हुए। अयान की ये उपलब्धि देखकर परिवार वालों में खुशी का माहौल है। साथ ही बधाई देने वालों का भी घर में तांता लगा हुआ है। बताया गया कि अयान बचपन से ही पढ़ाई में काफी होशियार है। खबरों के एक्सप्रेस वे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। कर्नाटक की चुनावी लड़ाई में सियासी सूरमा ताल ठोक रहे हैं। वोटिंग से पहले 15 दिन का वक्त बचा है, लिहाजा बीजेपी ने प्रचार में मंत्री और मुख्यमंत्रियों की टीम उतार दी है और उधर कांग्रेस का दारोमदार राहुल और प्रियंका पर है। चुनावी घमासान में प्रियंका गांधी का आज एक अंदाज दिन भर चर्चा में रहा, जो वो एक रेस्टोरेंट में डोसा बनाती हुई नजर आई। कर्नाटक का चुनावी कुरुक्षेत्र है और महारथी अपने अपने रथों पर सवार हैं। लेकिन ये काफी नहीं। जनता जनार्दन को खुश करने के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता। प्रियंका गांधी को ही देख लीजिए। मैसूर के एक रेस्टोरेंट में वो किचन में गईं और डोसा बनाया। सधे हुए हाथों से जितना बढ़िया डोसा प्रियंका ने बनाया, कांग्रेस को चुनावी मैदान में भी उनसे ऐसी कामयाबी की उम्मीद है। लेकिन चुनावी दंगल में प्रियंका अकेली नहीं, बीजेपी ने भी बड़े बड़े सूरमा उतारे हैं। रोड शो और रैलियां कर योगी आदित्यनाथ ने चुनावी एजेंडा सेट कर दिया। योगी ने राम मंदिर और धर्म के आधार पर आरक्षण जैसे मुद्दों का जिक्र किया और कांग्रेस पर भी जमकर बरसे। उधर प्रियंका ने डोसा पॉलिटिक्स के बाद राहुल की संसद सदस्यता जाने को लेकर इमोशनल कार्ड खेला। ये मित्रता कितनी अभिन्न है, कितनी अभिन्न मित्रता है, और ये भक्त और स्वामी का संबंध किस प्रकार से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। दुनिया में जहां कहीं भी भगवान राम का मंदिर होगा, वहां हनुमान जी का मंदिर जरूर होगा। 500 वर्षों में पहली बार होगा जब प्रभु राम अपने स्वयं के मंदिर में विराजमान होंगे। भाइयों बहनों, हर भारतवासी के लिए ये गौरव की बात होगी। और मैं आप सभी बजरंगबली के अनुयायियों को आमंत्रित करने के लिए आया हूं।
पर वो राम के मंदिर में रामलला के विराजमान होने के शुभ अवसर पर मैं आपकी स्वागत की उत्सुकता से वहां तैयारी कर रहा हूं। अब मुझे बताओ कि ये जो भाजपा की सरकार है, इसने आपके लिए काम किया है कि आपको लूटा है? 40% सरकार है, किसकी सरकार है? सारे स्कैम, जितनी भी भर्ती के एग्जाम है उसमें स्कैम किसने की? पोस्ट के लिए कमीशन कौन मानता है? तो किसको निकाल के फेंकना है यहाँ से? इस बार कर्नाटक के चुनाव में मंदिर और मठों की अहमियत बहुत है, क्योंकि उनसे हजारों की तादाद में जुड़े भक्तों का वोट कीमती साबित होता है। हैरत की बात नहीं कि प्रियंका गांधी श्रृंगेरी पहुंची, शारदा देवी मंदिर में पूजा पाठ किया और मंदिर के बाहर हाथी को फल खिलाए। पूजा पाठ की ऐसी हर तस्वीर कांग्रेस की ओर से जनता को एक सियासी मैसेज है। उधर योगी आदित्यनाथ ने भी विजयपुरा जिले के बसवेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की। कहने की जरूरत नहीं कि कांग्रेस और बीजेपी ने कर्नाटक में पूरी ताकत झोंक दी है। योगी अकेले मोर्चे पर नहीं है। प्रचार में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी नजर आए। दोनों ने बीजेपी सरकार की कामयाबियों का जिक्र किया, लेकिन हमले पर कांग्रेस और खासकर राहुल गांधी रहे। आज के हमारे कांग्रेस के नेता हैं, नौजवान हैं, वो कहते हैं मैं भारत जोड़ूंगा, भारत जोड़ो यात्रा। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, क्या भारत टूट गया है? आप बताइए, भारत टूटा है? अरे भाई, एक बार टूटना था 1947 में, आप भी लोग थे, हम लोग नहीं थे। भारत वही है जैसे ट्रेडमिल पर लगातार कोई चले। सेहत तो अपनी दुरुस्त हो जाएगी, लेकिन समाज को उससे कुछ नहीं मिलने वाला है। पता नहीं क्या बोल जाए राहुल बाबा। उम्र तो उनकी 50 साल हो गई, लेकिन मानसिकता है 5 साल की। कर्नाटक में ही बोल गए सारी मोदी कोर्ट ने, जब कोर्ट ने सजा सुनाई तो भगते फिर रहे। बीजेपी ने कर्नाटक में मंत्री और मुख्यमंत्रियों की फौज उतारी है। जल्द ही प्रधानमंत्री मोदी का दौरा भी शुरू होगा। उधर कांग्रेस का दारोमदार राहुल और खासकर प्रियंका गांधी पर है। चर्चा है कि कर्नाटक चुनाव के जरिए प्रियंका को 2024 के लोकसभा चुनाव का चेहरा बनाने की रणनीति है, जिनके रोड शो में उमड़ने वाली भीड़ नोटिस की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा चल रही है। केदारनाथ के बाद अब कल से बद्रीनाथ धाम के कपाट भी खुलने वाले हैं। दर्शन के लिए बड़ी तादाद में भक्त वहां पर पहुंच रहे हैं। मान्यता है कि भगवान विष्णु यहां 6 महीने विश्राम करते हैं और 6 महीने भक्तों को दर्शन देते हैं। जोशीमठ के नरसिंह मंदिर से शंकराचार्य की गद्दी बद्रीनाथ के लिए रवाना हो चुकी है। इससे पहले केदारनाथ धाम के कपाट खुले। बड़ी तादाद में भक्तों ने भगवान शिव की पूजा अर्चना की। इस बार चारधाम यात्रा के लिए उत्तराखंड सरकार ने कई इंतजाम किए हैं। भक्तों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं पहले से बेहतर हुई हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से खास बातचीत की हमारी सहयोगी श्वेता झा ने। भी कपाट खुले, केदारनाथ के, फिर बद्रीनाथ के कपाट खुलने वाले हैं। उत्तराखंड सरकार, जो कि हम देख रहे हैं पिछले कुछ सालों से लगातार जितने भी देवस्थान यहां पर हैं, उत्तराखंड में हैं, लगातार उसके जीर्णोद्धार से लेकर तमाम तरह के काम कर रहे हैं। अगर पिछली बार की तुलना में इस बार मैं आपसे पूछूं तो एड ऑन्स क्या क्या हुए हैं केदारनाथ को लेकर? देखिए, एक तो मैं आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से सभी को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि चारधाम यात्रा प्रारंभ हो गई है। गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट 22 अप्रैल को खुल गए थे, अक्षय तृतीया के दिवस पर, और कल 25 तारीख को बाबा केदार के कपाट भी खुल गए हैं और 27 तारीख को भगवान बद्री विशाल के भी कपाट खुल जाएंगे। ये यात्रा वैसे तो प्रत्येक वर्ष हमारे लिए बहुत चुनौतीपूर्ण होती है, क्योंकि हिम के बीच में, पहाड़ों के बीच में काफी दुर्गम भौगोलिक जो स्थान है, बाबा केदार का स्थान है, चाहे हमारा यमुनोत्री की यात्रा हो, तो एक कठिन यात्रा यहाँ की मानी जाती है। लेकिन उसके बावजूद भी इस वर्ष पिछले वर्षों के जो यात्रा से अनुभव थे, उन अनुभवों को लेते हुए हमने प्रयास किया है कि सभी विभाग
चाहे वो ट्रैफिक वाले हों, चाहे हमारे मंदिर समिति के लोग हों, आवास व्यवस्था हो, परिवहन व्यवस्था हो, पुलिस की व्यवस्था हो, उन सभी पर हेली सेवाओं पर भी चूंकि इस बार टिकट बुकिंग की अलग से व्यवस्था की है। हमारा प्रयास है कि कोई भी यात्री, कोई भी श्रद्धालु पूरे देश दुनिया से जो उत्तराखंड आए उसको दर्शन का निश्चित रूप से सौभाग्य प्राप्त होना चाहिए। मौसम लगातार बदल रहा है वहां पर केदारनाथ में, ऐसे में लोगों को सूचना कहां से मिले, जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं करवाया है उनके लिए भी और जिन लोगों ने करवा लिया है? देखिए, चूंकि मौसम विभाग लगातार मौसम के बारे में अपनी जो भविष्य में आने वाला मौसम का पूर्वानुमान है वो लगातार देता रहता है अपनी भविष्यवाणी मौसम। क्या उत्तराखंड सरकार की तरफ से भी कोई ऑफिशियल वेबसाइट पर आप लोग? हाँ, निश्चित रूप से पर्यटन विभाग इसको कर रहा है और जिलों पर भी सभी जगह जानकारियां हैं और उसको थोड़ा अच्छा है, आपने आज पूछा है तो थोड़ा और अच्छा कर देंगे जिससे कि सभी को ठीक प्रकार से मौसम की जानकारी हो जाए, तो वो अपनी यात्रा मौसम की जानकारी करने के बाद करेंगे तो उनके लिए परेशानी नहीं होगी। व्हाट्सएप पर लॉन्च हुआ स्पेशल फीचर। टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी हर जरूरी खबर को जानने और समझने के लिए हम आपको लिए चलते हैं डिजिटल गली। खबर है कि यूरोपियन यूनियन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर फर्जी पोस्ट को लेकर सख्त नियम बनाएगा। ईयू ने गूगल और इंस्टाग्राम समेत 19 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को इन कंटेंट पोस्टिंग नियमों के लिए चुना है। इसके तहत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पोस्ट होने वाले कंटेंट को लेकर बारीक नजर रखी जाएगी ताकि भेदभाव और नफरत फैलाने वाले कंटेंट को न प्रसारित किया जा सके। व्हाट्सएप के यूजर्स के लिए अच्छी खबर है। दरअसल कंपनी ने नया फीचर लॉन्च कर दिया। इसके तहत यूजर अपने एक ही अकाउंट को 4 अलग-अलग डिवाइस में लॉग इन कर सकेंगे। व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने खुद इसकी जानकारी दी। दिल्ली मेट्रो में सफर करने वाले यात्रियों को जल्द ही टोकन या फिर स्मार्ट कार्ड रिचार्ज के लिए लंबी लाइन में खड़े होने से छुटकारा मिल सकता है। दरअसल मेट्रो किराए का भुगतान लोग अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड और मोबाइल फोन का QR कोड स्कैन से कर सकेंगे। इसके लिए कई मेट्रो स्टेशनों पर ये ट्रायल भी शुरू कर दिया गया। और न्यूज पथ पर अब सोशल अड्डा पर थोड़ा रुकते हैं और आज के मुद्दे पर लोगों की राय जानते हैं। सोशल अड्डा में आज का मुद्दा उन भारतीयों से जुड़ा हुआ है जो काम की तलाश में विदेश जाते हैं। डॉक्टर और इंजीनियर जैसे पेशेवर लोगों के अलावा लो स्किल्ड वर्कर्स यानी कि कम पढ़े लिखे प्रवासी मजदूर भी बड़ी संख्या में विदेश जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए एक अच्छी खबर आई है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के मुताबिक विदेशों में काम कर रहे भारतीयों की कमाई में 120% का इजाफा हुआ है और ये बड़ा इजाफा है, जो कि देश में ही पलायन करने पर इनकम में 40% की बढ़ोतरी से 3 गुना ज्यादा है। स्टडी के मुताबिक अमेरिका में काम कर रहे लो स्किल्ड इंडियन वर्कर्स की कमाई में 500% तक की बढ़ोतरी हुई है। इसके बाद यूएई का नंबर आता है, जहां कम पढ़े लिखे भारतीय देश के मुकाबले 300% ज्यादा विदेशों में कमा रहे हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक लो स्किल्ड वर्क उन साधारण रोजमर्रा के कामों को कहते हैं जिनमें शारीरिक श्रम लगता है और हाथ में पकड़ने वाली मशीनों से काम होता है। रिपोर्ट के मुताबिक आर्थिक विकास की मौजूदा दर के लिहाज से प्रवासी मजदूरों की कमाई में ये बढ़ोतरी बहुत बड़ी है, क्योंकि औसतन प्रवासी मजदूर जितना पैसा विदेश में कमाते हैं उतना पैसा अपने देश में कमाने में उन्हें दशकों लग जाते हैं। स्टडी में कहा गया है कि टोंगा, नेपाल, लेबनान जैसे कई देशों की अर्थव्यवस्था प्रवासी मजदूरों की कमाई पर ही टिकी हुई है, जो कि अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा अपने देश में भेजते हैं। भारतीय प्रवासी भी कमाई का बड़ा हिस्सा अपने देश भेजते हैं और इसमें सबसे ज्यादा हिस्सेदारी अमेरिका की है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2021-22 में 89,127 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा के तौर पर आए। इनमें 23% से ज्यादा हिस्सेदारी अमेरिका की थी। स्टडी के मुताबिक यूएई में रह रहे भारतीय प्रवासी अपनी कमाई का करीब 70% हिस्सा भारत में अपने परिवारों को भेजते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया भर में लगभग 18 करोड़ 40 लाख प्रवासी हैं, जिनमें 3 करोड़ 70 लाख शरणार्थी हैं। इन प्रवासियों में सबसे ज्यादा भारतीय हैं। विदेशों में काम करने वाले भारतीयों की कमाई को लेकर आई इस रिपोर्ट पर हमने सोशल अड्डा में कुछ लोगों से बात की। माई सन ही वॉज यहाँ, वो गोल्डमैन सैक्स, हालांकि यूएस की कंपनी थी, तो यहाँ ही वॉज वर्किंग और उसको करीब 4.5 लाख पर एनम मिलते थे।
तो अब वो कनाडा में जाके अमेजोन में काम कर रहा है, तो ही इज अर्निंग अराउंड 1.75 करोड़ अ ईयर। तो ये 500% से भी शायद ज्यादा ही मैनीफोल्ड ग्रोथ है। तो देखिए वहां पे मैन पावर की भी कमी और अनस्किल्ड और स्किल्ड लेबर की भी कमी है। उनको तो लेबर चाहिए, यूथ नहीं है वहां, बल्कि भारत में यूथ ही यूथ है। तो इसलिए जब भी भारत का यूथ, चाहे वो स्किल्ड है चाहे नॉन स्किल्ड है, जब भी जाता है तो मैनीफोल्ड इनकम मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में बिल्कुल हो जाती है, और ये सच्चाई है स्टडी में। आई थिंक जो स्टडी है काफी इंकरेजिंग है। इट्स अ मोरल बूस्टर फॉर इंडियन टैलेंट, चाहे वो स्किल्ड है चाहे नॉन स्किल्ड है। फॉर इंस्टेंस माय ब्रदर हु इज इन ऑस्ट्रेलिया दिस डेज, ही इज एन व्हाट यू कॉल PR रेजिडेंट आउट देयर, एंड काफी टाइम लगाने के बाद अगर इंडिया में उसको लगा कि उसका जो टैलेंट है, उसका जो एक स्किल है, आई थिंक इज मोर रिस्पेक्टेड इन ओवरसीज। तो मुझे लगता है कि अगर ये ऐसा है तो जो इंडियन टैलेंट, इंडियन स्किल जो है, एक काफी इंकरेजिंग फैक्टर है उनके लिए। मेरे जीजनी है जी ऑस्ट्रेलिया में, तो बिल्कुल मानते हैं, उनका फोन भी आया था मुझे कि बहुत ज्यादा बेनिफिट है हमारे लिए, बहुत ज्यादा बेनिफिट है। तो इसमें मैं तो समझता हूँ कि हमारे इंडियन लोगों को बेनिफिट है इसके लिए। और न्यूज पथ पर आगे धन बाजार है, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें हैं, और इसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी और जेब से है। तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसीलिए चलिए धन बाजार की खबर ले लेते हैं। बुधवार को शेयर बाजार लगातार तीसरे दिन बढ़त के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 170 अंक बढ़कर 60,300 के स्तर पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी में 44 अंक की बढ़ोतरी देखी गई। ये 17,814 के स्तर पर बंद हुआ। बुधवार को सोना चांदी के दाम बढ़े। HDFC सिक्योरिटीज के अनुसार सोना 590 रुपए महंगा हुआ। प्रति 10 ग्राम सोने की कीमत 61,040 रुपए रही। इसके पहले के कारोबारी सत्र में इस येलो मेटल की कीमत 60,450 रुपए पर थी। वहीं चांदी भी 420 रुपए बढ़ी। 1 किलो चांदी 75,070 रुपए पर रही। MG मोटर्स ने भारत की सबसे छोटी इलेक्ट्रिक कार MG कॉमेट EV लॉन्च की। कंपनी के मुताबिक उसने भारत में अपनी सबसे किफायती एंट्री लेवल इलेक्ट्रिक कार को बाजार में उतारा। इसकी शुरुआती एक्स शोरूम कीमत 7,98,000 रुपए है। अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती हैं। आज बात करेंगे कुछ ऐसे प्रगतिशील सोच रखने वाले अध्यापकों की, जिन्होंने स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ कुछ जरूरतमंद मेधावी छात्रों को ऑनलाइन ट्यूशन दिए, और उनकी ये कोशिश कितनी रंग लाई है और ये ऑनलाइन प्रयोग छात्रों के भविष्य को देखते हुए कितना कामयाब रहा है, जानने के लिए देखिए नोएडा से हमारे सहयोगी वरुण सिन्हा की ये रिपोर्ट। डिम्पल नाम की छात्रा ने टॉप किया है, 442 नंबर है उसके। दूसरे नंबर पर अंजलि 436 नंबर है। पारुल छात्रा है, 404 नंबर है। शिवानी, इसके 555 नंबर है। चिराग अत्री 546 नंबर है। जूही 543 नंबर है। अमन 529 नंबर है। सतीश कुमार जी हैं, प्रधान अध्यापक हैं यहाँ पर श्री राम मॉडल इंटर कॉलेज के, और सीधे तौर पर एक सबसे बड़ा, एक तरीके से कहा जाए तो एक उदाहरण इन्होंने पेश किया है। वो ये कि स्कूल में तो ये पढ़ाते ही हैं, साथ साथ बच्चों को इन्होंने अलग से पढ़ाने की एक परिकल्पना तैयार करी। एक दिन कृपा शंकर जी मेरे पास आए, तो इन्होंने अपनी जो भी व्यू रचना थी वो मुझे बताया कि हमारे जो बढ़िया बालक हैं वो हम छांटेंगे, इनका टेस्ट लेंगे, परीक्षा लेंगे, उसके बाद अलग से हम इन पर फोकस करेंगे। तो इन्होंने ये ग्रुप बनाया और उसमें हम लोगों ने ये व्यवस्था करी कि जो सब्जेक्ट के बढ़िया टीचर्स हैं और जो अपने स्वेच्छा से योगदान देना चाहते हैं, उधर हमारी परीक्षा भी चल रही थी, होम एग्जाम, तो उन बालकों को हमने यहाँ पे बुलाया, और जो हमारे विशेषज्ञ थे, जो टीचर्स मतलब वॉलंटियर्स थे, उन्होंने जाके उनकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट किया। और इस ग्रुप को बनाने में, ये सारी चीजें करने में श्री कृपा शंकर जी का विशेष योगदान है। मैं इनकी हृदय से मतलब धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि जो कुछ हुआ है, टीचर्स से खुशामद की तो इन्होंने की, तैयार किए तो इन्होंने की। जी हाँ, शिक्षा के मंदिर को प्रगति के मार्ग पर ले जाते ये वो गुरु हैं जिन्होंने अपने कुछ छात्रों को स्कूली पढ़ाई के साथ फ्री में ट्यूशन भी पढ़ाया, मगर ये ट्यूशन कुछ खास था। तस्वीर उत्तर प्रदेश के नोएडा की है, जहां थोरा के श्रीराम मॉडल इंटर कॉलेज में कुछ ऐसा हुआ जो इलाके में नजीर बन गया।
दरअसल यहाँ यूपी बोर्ड में 10वीं 12वीं के न केवल एग्जाम दिलाए गए बल्कि यहाँ के मेधावी छात्रों को व्हाट्सएप ग्रुप पर एक्स्ट्रा पढ़ाने का तरीका भी निकाला गया। यहाँ बता दें कि ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ने वाले ये वो छात्र हैं जो ग्रामीण परिवेश से हैं और आर्थिक रूप से कमजोर भी। खैर, व्हाट्सएप पर फ्री ट्यूशन की ये योजना इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल और अध्यापकों की पहल पर मुमकिन हो पाई। उनको सुबह से शाम तक बच्चे हैं छोटे छोटे, ग्रामीण प्रवेश के विशेष रूप से क्या है, ग्रामीण प्रवेश के सभी संसाधन युक्त नहीं है। तो फिर मैंने एक ग्रुप क्रिएट किया, उसमें पूरी मॉनिटरिंग सुबह से लेके 4 बजे उठता था सर, मैं वॉकिंग के लिए जाता हूँ, उसी समय बच्चों को उस पर व्हाट्सएप पे ही उनसे बात कर रहा हूँ कि आप सब लोग उठ जाइए और आपको, और फिर पूरे दिन की मैं कार्य योजना उनको बना के दे देता था कि आपको ये सब्जेक्ट इसका पढ़ना है, हिंदी का ये पढ़ना है, इंग्लिश का ये पढ़ना है। और फिर शाम को 9 बजे उनको एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा सभी को जोड़ता था कि आपने उन पूरे दिन में क्या क्या किया है, कहाँ कमियां रही हैं, किस सब्जेक्ट में आपकी परेशानी आई है। फिर जो लोग कहीं ना कहीं असहाय हैं या परेशान हैं या जिन पे उस प्रकार के साधन नहीं है, उनके लिए अगर वो कहीं ना कहीं गुरु के साथ एक कर्तव्य के तौर पे एक नई मुहिम शुरू कर पाएं तो इससे बेहतर क्या होगा। और शायद यही वजह है कि इन लोगों ने जो मुहिम शुरू करी उसका असर ये हुआ कि जितने भी छात्र इनके साथ जुड़े थे वो सब के सब अच्छे अंकों के साथ पास होते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए इस कॉलेज से अपनी मेहनत के दम पर अच्छे नंबर्स पाने वाले छात्र छात्राएं अपने गुरुओं का शुक्रिया अदा करना नहीं भूल रहे। कब से जुड़े हैं इस ग्रुप में? लगभग सर पेपर होने से 15 दिन पहले सर ने ग्रुप बनाया था ये हमारा। और लगातार पढ़ाई चल रही थी उसमें? किस प्रकार की परेशानी आती थी जो सॉल्व हुई? सर जो हमारे दिक्कत थी थोड़ी, वो हम सर से पूछते थे, सर हम उसका सॉल्यूशन बताते। ये मेरी फैमिली की सपोर्ट और मेरे टीचर्स के एनकरेजमेंट से आए। उन्होंने हमारे साथ में बहुत ज़्यादा मेहनत की और हमको बहुत सपोर्ट किया और हमारे कृपा शंकर सर ने हमारा एक्स्ट्रा क्लासेस चलवाई और उन्होंने हमारा ग्रुप बनवाया। उन्होंने हमको बहुत एनकरेज किया। जो व्हाट्सएप ग्रुप था उसमें कितना फायदा मिला ये बताओ? सर बहुत, क्योंकि सर ने बहुत हमें बताया था जो समझ में नहीं आता था। अच्छा, बहुत क्वेश्चंस मतलब साइंस में या सिस्टम में बहुत बताया। जाहिर है स्कूल की पढ़ाई के अतिरिक्त व्हाट्सएप ग्रुप पर जिस तरह से इन बच्चों को एक लक्ष्य के साथ पढ़ाई कराई गई वो काबिल तारीफ है। अध्यापकों की ये निस्वार्थ कोशिश एक नजीर भी तब बन गई जब आज के दौर में शिक्षा एक व्यवसाय बनता जा रहा है। नोएडा से वरुण सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।